जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 सहायक वाचन के प्रथम अध्याय इस जल प्रलय में का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। ये बच्चों, लेखक परिचय इस प्रकार है। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 बिहार राज्य में हुआ। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। उनके पिता का नाम शिलानाथ मंडल और माता का नाम पाणो देवी था। प्रिय बच्चों, उनके पिता एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। वे खेती करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वे किसान होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि फणीश्वरनाथ रेणु का परिवार देशभक्त परिवार था और देश हित में कार्य करने के विचार उनको अपने परिवार से प्राप्त हुए। साहित्य के क्षेत्र में फणीश्वरनाथ रेणु का झुकाव बचपन में 7 साल की उम्र में ही हुआ। उन्होंने विद्यार्थी जीवन की पहली कहानी परीक्षा लिखी, जो बहुत सराहनीय रही। हिंदी में आंचलिक कथा की नींव इन्होंने ही रखी। वे दिनमान पत्रिका में रिपोर्टाज लिखते थे। प्रति कथा मैला आंचल, मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, अग्निखोर, अच्छे आदमी, ऋणजल, धनजल आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनकी मृत्यु सन 11 अप्रैल 1977 को हुई। प्रिय बच्चों, इस जल प्रलय में एक रिपोर्टाज है, तो चलिए रिपोर्टाज विधा पर भी प्रकाश डालते हैं। रिपोर्टाज एक नवीन विधा है। रिपोर्टाज शब्द का अभिप्राय है रोचक और भावनात्मक चित्रण। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से इसका निकट का संबंध है। रिपोर्ट समाचार के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिक तत्व प्रायः नहीं होते। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। आँखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्टाज लिखा जाता है, अर्थात रिपोर्टाज कभी भी काल्पनिक नहीं होता। जैसे कि कविताएं, कहानी जो रहती हैं वो हमारी कल्पनाओं की भी होती हैं और सजीव भी होती हैं, पर रिपोर्टाज जो रहता है, जो हमने अनुभव किया है, वही उसमें लिखा जाता है। रिपोर्टाज का विषय कभी कल्पित नहीं होता। तथ्य को रोचकता प्रदान करने के लिए इसमें कल्पना तत्व की सहायता ली जा सकती है। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार दोनों की ही जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। बच्चों, अब हम इस जल प्रलय रिपोर्टाज का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित रिपोर्टाज है, जिसमें उन्होंने पटना में आई विध्वंसकारी बाढ़ का आंखों देखे हाल का वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि उनका गांव एक ऐसे क्षेत्र में है जहां की विशाल और पड़ती जमीन पर सावन भादों के महीनों में पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में बहने वाली कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित मानव व पशुओं का समूह शरण लेता है, पनाह लेता है। पड़ती का तात्पर्य होता है वह जमीन जो कभी जोती या बोई नहीं जाती। बच्चों, इसमें विभिन्न नदियों का भी वर्णन किया है लेखक ने। कौन कौन सी नदी? कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से वहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग पीड़ित हैं, पर लेखक ने कभी भी खुद अनुभव नहीं किया बाढ़ का। इसके बाद वह कहते हैं कि सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पड़ती पर जब गाय, भैंस, बैल, बकरी हजारों झुंड के झुंड देखकर उनकी तरफ आते हैं, उनके इलाके की तरफ आते हैं, तो वहाँ के लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगा लेते हैं। विभीषिका मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर प्रलयकारी बाढ़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं। पड़ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण
लेखक अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह तैरना नहीं जानते हैं, पर वह पिछले 10 वर्ष की उम्र से लगातार स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करते रहते हैं। वे कहते हैं, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर उन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों का पुल आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा उनके कई उपन्यासों में भी बाढ़ विनाश लीलाओं का चित्रण हुआ है। लेखक ने पटना में पहली बार, लेखक जहाँ पर रहते हैं उस शहर का नाम पटना है, तो लेखक कहते हैं सन 1967 में पटना में करीब 18 घंटे अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया, अर्थात बाढ़ को पहली बार लेखक ने भोगा। अविराम मतलब लगातार बारिश होना, वृष्टि मतलब पानी बरसना। पुनपुन एक नदी का नाम है जो बिहार राज्य में है। जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा उनके क्षेत्र में, तो वे कहते हैं पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। छाती भर मतलब करीब आधा शहर डूब गया। तब लेखक ने अपने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुबह उन्होंने सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया। प्लावित मतलब जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ाया हो, जो जल में डूब गया हो। दोपहर में सूचना मिली, गोल घर जल से घिर गया। करीब 5 बजे लेखक सोचते हैं कि चलो कॉफ़ी हाउस के पास जाया जाए, वहाँ पर देखा जाए कि बाढ़ ने क्या विध्वंस मचाया है, उससे क्या नुकसान हुआ है और बाढ़ कहाँ तक आ गई। इस विचार से वह अपने कवि मित्र के साथ चल देते हैं कॉफ़ी हाउस की तरफ और एक रिक्शा पकड़ते हैं। रास्ते में जाते टाइम देखते हैं कई लोग भी जिज्ञासावश बाढ़ को देखने के लिए चल देते हैं, जिसके पास जो साधन होता है। किसी के पास कोई मोटर से स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा, और जिसके पास ये कुछ भी साधन नहीं होता तो वो पैदल ही चल देते हैं। कुछ लोग बाढ़ की तरफ देखने जा रहे हैं तो कुछ बाढ़ देखकर लौट रहे हैं। लौटने वाले लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पानी जो है वो फ्रेजर रोड पर आ गया, तो कुछ कह रहे हैं आ क्या गया, वो तो डूब ही गया है। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र, कॉलोनी, बोरिंग, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं भी पता नहीं है। अब तो भट्टाचार्य रोड तक पानी आ गया है। वीमेंस कॉलेज भी डूब गया है। सभी की आंखों में और जुबान पर सिर्फ एक ही जिज्ञासा है कि पानी आखिर कहाँ तक आ गया है और बाढ़ ने क्या नुकसान किया है। लेखक भी कॉफ़ी हाउस तक पहुँचते हैं ये सब सुनते हुए अपने मित्र के साथ। जब कॉफ़ी हाउस पहुँचते हैं तो देखते हैं कॉफ़ी हाउस बंद है और वहाँ पर देखते हैं सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेहुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा है, और इस गेहुआ झाग फैन को लेखक मृत्यु का तरल दूध कहते हैं। मृत्यु का तरल दूध क्योंकि बाढ़ बहुत तेजी से बढ़ रही थी और शहर का शहर डुबोई जा रही थी, इसीलिए उन्होंने इस बाढ़ को नाम दिया मृत्यु का तरल दूध। आगे बढ़ते हुए लेखक जब देखा उन्होंने कि बाढ़ का पानी बहुत अधिक है और शहर डूब रहा है, तो वो रिक्शे वाले से बोलते हैं भैया अब आगे मत बढ़ो, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, रिक्शा मोड़ लो। रिक्शा मोड़ते हुए वे अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चल देते हैं। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा है। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ लेखक को सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि की तरह नजर आती हैं। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग यह दृश्य देख रहे हैं। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दशहरा मैदान में रामलीला देखने के लिए लोग राम रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, करीबन उतने ही लोग आज बाढ़ के विध्वंसकारी
लहरों को देखने के लिए एकत्रित हो गए हैं। आगे बढ़ते हुए करीब शाम 7:30 बजे पटना के आकाशवाणी केंद्र में घोषणा की कि पानी आकाशवाणी स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकानों पर खड़े हंस बोलकर समाचार सुन रहे हैं, परंतु लेखक और उनके मित्र के चेहरों पर उदासी थी, क्योंकि लेखक ने इससे पहले कभी बाढ़ का अनुभव नहीं किया था, इसलिए उनका मन विचलित था। पर लोगों को कोई फर्क नहीं था, सब अपना अपना काम कर रहे थे, हंस बोल रहे थे। कुछ लोग अपनी किताबें उठा रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ लोग ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर पूर्ववत पत्रिकाएं बिक रही थीं। लेखक कुछ पत्रिकाएं लेकर अपने मित्र से विदा लेकर अपने फ्लैट पर आ गए। वहां उन्हें जनसंपर्क विभाग की गाड़ियों से लाउड स्पीकर पर की गई बाढ़ से संबंधित घोषणाएं सुनाई दी। उसमें सबको सावधान रहने के लिए कहा गया, अर्थात सावधान रहने की हिदायत दी गई कि बाढ़ आने वाली है, आप सभी लोग अपना जरूरी सामान समेट लें, खुद को भी सुरक्षित कर लें। जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर तक पहुंच गई। हमारे गोलबर के पास कोई भी आवाज चारों ब्लॉक की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनि होती है। लेखक कहते हैं कि जब लाउड स्पीकर से घोषणा की जाती है तो वह ध्वनि इमारतों से टकराकर बार बार प्रतिध्वनित होती है। गोलबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे लोहानीपुर, कंकड़वाड़ और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। ये कुछ कॉलोनी है, एरिया हैं जिनका नाम बताया जा रहा था कि ये बाढ़ में डूबने की ज़्यादा संभावना है, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। यह सुनकर लेखक अपनी गृह स्वामिनी अर्थात अपनी पत्नी अर्धांगिनी से पूछते हैं, गैस के क्या हाल हैं? गृह स्वामिनी कहती हैं, बस उसी का डर है, अब खत्म होने को है, लेकिन हमारे पास कोयला, स्टोव और कुछ घासलेट या केरोसिन तेल भी है, तो 2-3 दिन काम चल जाए। लेखक कहते हैं ठीक है, इतने दिन सही। उसके आगे लेखक विचार करते रहते हैं। रात में देर तक जागने के कारण लेखक सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आती। वे कुछ लिखना चाहते हैं और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताजा हो जाती हैं। चूंकि वो लेखक हैं तो वो बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में मचलने लगते हैं, तो वो एक पुरानी याद के पास पहुंच जाते हैं और सोचते हैं सन 1947 में मनिहारी में बाढ़ आई थी। लेखक अपने गुरुजी के साथ नाव पर दवा, केरोसिन ऑयल, पकाही घाव की दवा और दिया सलाई आदि लेकर सहायता करने के लिए वहां पहुंचे। इसके बाद 1949 में बाढ़ का कहर बरसाया था। लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़कर कैंप में ले जा रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उनका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब उस कुत्ते को डॉक्टर साहब ने देखा तो वह उसको देखकर भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे रे रे रे, कुत्ता नहीं नहीं, कुत्ते को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया और कहा, मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। यह देखकर कुत्ता भी छपाक से पानी में छलांग लगाता है, जैसे उसने मूक भाषा में कहा हो, मेरे मालिक नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। पर लेखक ने पशु और व्यक्ति के बीच के प्रेम का वर्णन किया है। जब लेखक अपने साथियों के साथ परमार नदी में बाढ़ में डूबे हुए एक बस्ती में राहत बांटने गए, तब वो देखते हैं कि एक टीले के पास पहुंचते हैं और देखते हैं वहां एक ऊंची स्टेज पर बलवाही नाच हो रहा है और लोग मछली भूनकर खा रहे हैं। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव दिखा रहा है और जिसे देखकर लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। लेखक मन ही मन सोचते हैं कि हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी क्या उनको दे सकते हैं? नहीं। और विचार करते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, खुशियां कभी भी धन की मोहताज नहीं होती।
अगर हमारे साथ हमारे अपने लोग हैं तो हम उनके पास उनकी मौजूदगी में भी खुशी का और मनोरंजन का साधन ढूंढ सकते हैं। वे कहते हैं वलवाही नाच की बात आते ही उनको अपने मित्र भोला शास्त्री की हमेशा याद ना जाने क्यों आ जाती है। 1937 में शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई। मैं उस समय बालचर था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जल विहार करने निकले। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली। थोड़ी मारपीट भी हुई और तब वह जमींदार के लड़के वहां से भाग जाते हैं। फिर लेखक एक बार फिर वर्णन करते हैं 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया तो कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली नाव पर स्टोव, केटली, बिस्कुट आदि लेकर जल विहार करने निकले। उनके ट्रांजिस्टर पर हवा में उड़ता जाए गाना बज रहा था। जैसे ही उनकी नाव गोलवर में पहुंची तो ब्लॉकों की छत पर खड़े लड़कों ने उनकी खूब खिल्ली उड़ाई, जिससे शर्मिंदा होकर वह वहां से दुम दबाकर हवा हो गए। रात करीब 2:30 बजे का वर्णन करते हैं लेखक। रात के करीब 2:30 बजे का समय था पर पानी अभी तक वहां नहीं आया। लेखक को लगा कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिए हैं या कोई दैवी चमत्कार हो गया हो, नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर ही है। चारों ब्लॉकों के सभी घरों की रोशनी जल बुझ रही थी, अर्थात सभी जाग रहे थे और कुछ कुत्ते थे जो रह रहकर सामूहिक रुदन कर रहे थे। उन्हें राम सिगार की मंडली डांटकर चुप करा देती। तभी मुझे अचानक उन मित्रों की और 100 जनों की याद आने लगी जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल से घिरे हैं। बच्चों, जब हम किसी खुशी में या बहुत दुख के माहौल में या किसी संकट में होते हैं तो ये स्वाभाविक है कि हमें अपने मित्रों की, अपने प्रियजनों की चिंता सताने लगती है, याद आने लगती है। लेखक ने यहाँ पर इसी चिंता का वर्णन किया है। वे कहते हैं जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। लेखक को ये सब सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें झंझोर के जगाया तो लेखक ने कहा, अरे सुबह हो गई। और लेखक ने देखा कि सभी जागे हुए हैं और पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका है। चारों ओर शोर, कोलाहल, कल्लव, चीख पुकार और पानी की लहरों का नृत्य दिखाई दे रहा था। चारों ओर पानी ही पानी था। पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा था उनके मोहल्ले की ओर। लेखक उठे, आंखें मलते हुए देखते हैं कि पश्चिम की ओर थाने के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसे शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोर करता हुआ बच्चों का एक दल आ रहा था। उधर पश्चिम कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के बच्चे क्यों कूद रहे हैं। लेखक सोचने लगे कि ऐसे माहौल में भी आखिर बच्चे क्यों कूद रहे हैं, पर उन्हें अचानक समझ में आया कि नहीं, ये बच्चे नहीं कूद रहे हैं, बल्कि पानी वहाँ पर एक मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उस अवरोध से टकरा रहा है और उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पीछे पानी का रेला आ गया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। वह लहरों का नृत्य देख रहे थे। अब वह बाढ़ का प्रदर्शन और देखना चाहते थे कि मोहल्ला, पड़ोस, आसपास कितना पानी आ गया है, तो वह दौड़कर छत पर चले गए। देखते हैं चारों ओर शोर, कोलाहल, कल्लव, चीख पुकार और पानी का कल्लव, कल लहरों का नृत्य देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गोलबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। मन ही मन सोचते हैं, ये लो आ गया पानी। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, चढ़ रहा था।
कितना करंट कितना तेज है। वे सोचने लगे ये सोन का पानी है, फिर सोचते हैं नहीं गंगा जी का है, और गैलों पानी उनके आसपास था। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबने लगीं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा भी डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा था और बहुत तेजी से डूब रहा था। लेखक सोचने लगे, लेखक की बाढ़ का ये पहला अनुभव था, तो वो सोचने लगे अगर मेरे पास मूवी का कैमरा होता या टेप रिकॉर्डर होता तो मैं यह सारी अनुभव को, सारे दृश्य को उसमें कैप्चर कर लेता। बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना उन्होंने पहली बार देखा था। क्योंकि वह पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे, इसलिए उन्होंने बाढ़ का अनुभव नहीं किया था। मैंने आपको बच्चों बताया था, राहत मत देने जाते थे, लोगों की सहायता करते थे, लेकिन कब? जब बाढ़ आ जाने के बाद। पहली बार उन्होंने अपने क्षेत्र पटना में बाढ़ का अनुभव किया, तो जिसको वह बड़ी ही आश्चर्यचकित होकर बाढ़ को देख रहे थे कि किस तरह बाढ़ बढ़ रही है और उनके क्षेत्र के, उनके आसपास के एरिया को अपने में समाहित कर रही है। और वह तभी सोचते हैं अच्छा हुआ जो कल रात को पानी नहीं आया, नहीं तो भय के मारे मेरा जाने क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, जो हरियाली थी आसपास वो भी कहीं लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी ही पानी नाच रहा था। छत पर खड़े हुए लेखक ये सारा दृश्य देख रहे हैं। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं। पानी बहुत गति से, बहुत प्रलयकाली लहरों के साथ आगे बढ़ रहा है। वह देखते हैं कि चाय वाले की झोपड़ी उसमें लहरों ने निगल ली। फिर वह के मन ही मन फिर से सोचते हैं काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। फिर वह सोचते हैं अच्छा है कुछ भी नहीं है। उनके पास एक कलम थी वो भी चोरी हो गई है, और वह कहते हैं अच्छा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो मैं उसमें ही व्यस्त रहता। इस बाढ़ का अनुभव अपने हृदय से मैं नहीं कर पाता। और वह बाढ़ का दृश्य देखने लगे जो बहुत ही विनाशकारी प्रतीत हो रहा था। बच्चों, लेखक ने बाढ़ से आने वाली समस्याओं पर, उनसे होने वाली परेशानियों पर और उसमें बचाव के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, इन सभी पर प्रकाश डाला है। वहीं लेखक ने कई नदियों का भी वर्णन किया है, नाम बताए हैं, जैसे पुनपुन, महानंदा, गंगा, सोन नदी। उसी प्रकार कई मोहल्लों का नाम लिया है, जैसे राजेंद्र नगर, कंकड़बाड़, पाटलिपुत्र, कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड आदि। बच्चों, लेखक ने जहां बाढ़ की प्रलयकारी, विध्वंसकारी समस्याओं का वर्णन किया है, वहीं मनुष्य को जीवन जीने की कला के भी कुछ संदेश दिए हैं। जैसे जब बाढ़ आती है तब नाव में एक कुत्ता और एक नौजवान युवक रहता है। जब नौजवान नदी में कूद जाता है तो कुत्ता भी कूद जाता है। यहाँ पर उन्होंने पशुओं और मनुष्यों के आपसी लगाव को समझाया है। वहीं दूसरा वर्णन करते हुए कहते हैं बाढ़ में कि विकट समस्या के समय भी एक युवक दुल्हन के हाव भाव को प्रदर्शित कर रहा है। वह वहाँ यह संकेत दे रहे हैं कि प्रसन्नता कभी धन और राहतों या बड़े घरों की मोहताज नहीं होती है। कुछ अपने साथ हो तो भी हम खुशी का अनुभव कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। हमें खुश रहने के लिए सिर्फ अपने मित्रों की, अपने लोगों की आवश्यकता होती है, ना कि किसी धन की। लेखक ने यहाँ पर यह भी बताया है कि जब हम अपनों से दूर रहते हैं, वे हमारे पास रहें या हमसे दूर रहें, उनसे बात हो या ना हो, वह हमारे मन में सदैव रहते हैं। अगर हम किसी मुश्किल में पड़ते हैं या वह किसी परेशानी में है या हम सुख में हैं, तो हम अपने मित्र और प्रियजनों को याद करते हैं, उनकी सलामती की दुआ मांगते हैं। इस प्रकार लेखक ने हमें यह समझाया है कि हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं और हम एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हैं। बच्चों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले नए अध्याय के साथ अगली कक्षा में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।